नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जो हमने एग्जिट पोल दिखाया वो नेशनली ट्रेंड कर रहा है। तमाम चैनल्स भी हमारे इन आंकड़ों को दिखा रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। 48 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में, बीजेपी के खाते में 22 सीटें। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाएगी, अन्य के खाते में भी कुछ नहीं जाने वाला है। +-6 का एरर मार्जिन है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीटों का, यानी कि आम आदमी पार्टी को 54 सीटें भी मिल सकती हैं और 42 तक भी आम आदमी पार्टी अटक सकती है, जबकि बीजेपी को 28 सीटें भी मिल सकती हैं और नीचे वो 16 पर अटक सकती है। अगर हम वोट शेयर की बात करें, बीजेपी के खाते में 37% वोट, कांग्रेस को तगड़ा झटका 13% वोट, आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले 43% वोट। यहां पर एरर मार्जिन +-3% का है। और हम अब बड़ी तस्वीर भी खींचना चाह रहे हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सवाल यह उठता है कि अगर ये आंकड़े, ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है तो अखिल भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असरात होंगे, क्या संकेत मिल रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। छप्पर फाड़ के वोटिंग की है दिल्ली ने और एग्जिट पोल के नतीजों का सीधा संकेत है कि अब की बार 5 साल केजरीवाल सरकार। मतलब न्यूज 24 और टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरजोर कोशिश और बीजेपी की तमाम जोर आजमाइश के बावजूद दिल्ली बीजेपी के हाथ से फिसल गई। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 48 सीटें मिलती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी को 48 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 22 सीटें जा रही हैं। अन्य दलों की बात की जाए, उनका खाता भी नहीं खुल रहा। वैसे ये सिर्फ एग्जिट पोल है, असल नतीजे नहीं। लेकिन 10 फरवरी को भी अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही हुए तो सवाल उठता है, इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे? दिल्ली के नतीजों का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल मोदी विरोधी राजनीति के प्रतीक बन जाएंगे। यानी लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के विजय रथ के आगे बेमानी विपक्ष को नया हौसला मिलेगा। दिल्ली के चुनावी नतीजे विपक्ष में उम्मीद पैदा करेंगे कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। दिल्ली के बाद इस साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। अमित शाह एंड कंपनी अभी से बिहार विजय के मिशन पर है। कल तक बिहार में बीजेपी मजबूत दिख रही थी। दिल्ली के नतीजों के बाद माहौल बदलेगा। जीतन राम मांझी के जाने और नीतीश कुमार के दोबारा मुख्यमंत्री बनने से भी हालात बदल सकते हैं। बिहार की तरह बीजेपी के मिशन बंगाल पर भी असर पड़ेगा और टीम मोदी के यूपी विजय को भी झटका लग सकता है। दिल्ली के चुनाव नतीजों के मन माफिक नहीं रहने पर बीजेपी की रणनीति भी बदल सकती है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के खट्टे मीठे रिश्तों में नया मोड़ आ सकता है। एक बात और, आम आदमी पार्टी के 4 लोकसभा सांसद पंजाब से आते हैं। मुमकिन है कि दिल्ली विजय के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब की राजनीति में बीजेपी और अकाली दल के मंसूबों पर झाड़ू लगा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असरात हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर बता दूं, ये एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं है। नतीजों के लिए हमें 10 तारीख का इंतजार करना होगा। मेरे साथ हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन, हिलाल अहमद जाने माने चुनावी विश्लेषक, हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, जनसत्ता के संपादक ओम थानवी, साथ ही साथ सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघव चड्डा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो अभी वायर अप हो रहे हैं, माइक अप हो रहे हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। सुकेश, एक चुनाव है, ये चुनाव में हार जीत भी होती है। दिल्ली पूर्ण राज्य भी नहीं है, पर यहां आम आदमी पार्टी को जैसा प्रचंड बहुमत मिलता दिख रहा है, उससे राष्ट्रीय राजनीति के असरात पर चर्चा करना जरूरी है या अभी हम जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं, जरूरी, और इसके कई रेमिफिकेशन होने वाले हैं। पॉलिटिकल अपहीवल जो
एक्सपेक्टेड है बीजेपी में, क्योंकि अंदर अंदर सुगबुगाहट है। जिस तरीके से बीजेपी में सब कुछ चल रहा है, मोदी शाह का डुओ जो है, जुगलबंदी जो चल रही है, क्या उस पर असर होगा क्या? क्योंकि आप याद करिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश के बीजेपी के सर्वाधिक सफल अध्यक्ष, तो ये पहली हार होगी उनकी अगर हमारे नतीजे सही होते हैं। तो एक तो बीजेपी का इंटरनल इक्वेशन जो है वो जिस तरीके से बदलेगा उस पर नजर रखने की बात है। दूसरा, हमारे स्टोरी में इस बात का जिक्र था कि आने वाले चुनाव हैं, कुछ बिहार में है, पंजाब में है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक बेस है, 4 सांसद वहां से जीत कर आते हैं, तो वहां भी असर होगा इसका। और एक लामबंद एक सेंट्रल फिगर के तौर पे अगर अरविंद केजरीवाल को विपक्ष के नेता के तौर पे, क्योंकि ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो थी उसको अरविंद केजरीवाल ने भरा है और एक सफल राजनेता के तौर पे सामने आए हैं, तो चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पंजाब हो, हर जगह इसका असर हो सकता है। एक न्यू ब्लड इन्फ्यूज होगा विपक्ष में, जो अभी तक बिखरा हुआ था, जो दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब तक एक खुली मैंडेट, एक पूरी छूट दे रखी थी नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, कि एक विनिंग कॉम्बो हो, आप जो करना चाहे करो। आप किरण बेदी को पैराट्रूप करा देते हैं, ऐसा बीजेपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक ऐसे शख्स को या एक ऐसी शख्सियत को आप चेहरा बना दें जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। वो खुली छूट पर भी अब लगाम लगेगी क्या? क्योंकि आप आरएसएस को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। अंदर खाने ये खबर आ रही थी कि एवरीथिंग इज नॉट ऑल राइट। ऑर्गेनाइजर में छपा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, और जिस तरीके से पैराट्रूप किया गया, सुधांशु है उस बात की तस्दीक करेंगे, बीजेपी के अच्छे जानकार है, प्रवक्ता है, कि आज तक लैटरल एंट्री बहुत लोगों की हुई है, लेकिन 3 दिनों के अंदर कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया हो, ऐसा बीजेपी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक क्राइसिस जो थी, उस वैक्यूम को भरने की कोशिश हुई। क्या इसको सहज तौर पर संघ लेगा? क्या संघ इसका इंतजार कर रहा था? क्योंकि संघ इस बात का इंतजार करता है कि जहां कोई आपसे गलती हुई उसके बाद उसका डंडा चलता है। आप माने कैमरे पे ना माने, लेकिन इंटरनल इक्वेशंस चेंज होते हैं जी। अब हम रैपिड फायर राउंड की तरह से इसको ट्रीट करते हैं। सबसे बड़ा नेशनल इंप्लीकेशन अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होता है, विनोद। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो केंद्र बन जाएंगे इस देश की राजनीति के। उनकी जो अपॉर्चुनिटी है वही चैलेंज है उनके लिए। दिल्ली में उनको एक कुशल शासक के रूप में बन के उभरना पड़ेगा, और दिल्ली में अगर वो अच्छी तरह से दिल्ली को चला लेते हैं, उसमें विधन आएंगे। केंद्र की सरकार बीजेपी के पास है, उसमें विधन आएगी, मेन विपक्ष बीजेपी होगा, तो दिल्ली को किस कुशलता से चलाते हैं उस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। और अगर कुशलता से चलाते हैं तो नरेंद्र मोदी की सरकार को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को डाइल्यूट करना पड़ेगा और उसके भारी इंप्लीकेशंस होंगे। आप अहम बयान यहां पर दे रहे हैं। अनुराधा, एक ड्रीम रन था, एक हनीमून पीरियड चल रहा था, नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के कामकाज के तौर तरीकों पर कोई सवाल नहीं उठ रहा था। ये अब वो सिलसिले की शुरुआत हो जाएगी क्या? देखिए, सिलसिले की शुरुआत तो जरूर होगी, उसके साथ साथ एक और चीज जो होगी वो ये होगी कि केजरीवाल का ऑपोजिशन का ध्रुवीकरण बनना, वो धुरी बन जाएंगे ऑपोजिशन की, क्योंकि उन्होंने उस वैक्यूम को फिल किया है एक क्रेडिबल चेहरे को सामने ला करके। तो केजरीवाल ऑपोजिशन के धुरी बन के रहेंगे और नियर फ्यूचर में इनकी जीत का इम्पैक्ट ये होगा कि जो ये बजट आएगा वो बहुत सोचा समझा बजट आएगा और उसमें पूरी कोशिश की जाएगी, इसकी गूंज बजट में भी सुनाई देगी, बिल्कुल सुनाई देगी, कि पूरी कोशिश की जाएगी सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, कि ऐसा बजट पेश किया जाए जिससे जो हमारा वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसक रहा था, हामी में सर हिला रहे हैं विनोद शर्मा, उसको पकड़ा जाए। जी ओम थानवी, बड़ी तस्वीर। देखिए, एक तो ये बात साफ लगती है कि कद चूंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद तो काफी वैसे ही बढ़ जाता है। केंद्र में गैर कांग्रेस गैर भाजपा जो ध्रुवीकरण है उसमें बड़ी भूमिका केजरीवाल की रहेगी, मुख्यमंत्री रहते हुए भी। बाद में क्या होता है ये बहुत आगे की बात होगी। दूसरी बात, चूंकि वो गवर्नेंस का नारा हमने बीजेपी में देखा, पर मुझे लगता है कि इस मामले में केजरीवाल ज्यादा माहिर हैं। पहले दिन से ही हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ तो कुछ फैसले करना शुरू करेंगे और उसके बाद तुलना शुरू होगी नरेंद्र मोदी की सरकार और एक छोटा सा स्टेट जो दिल्ली का है उसकी। ये एक तस्वीर होगी जो नरेंद्र मोदी के लिए भारी होगी। और तीसरी बात, अब तक तो छूट काफी दी है आरएसएस ने। उन्होंने अपमान किया, चाहे आडवाणी का, जोशी का, आप लेकर के अपनी पसंद के मंत्री लेके आए। दिल्ली में बैठक भी हो रही है बीजेपी की, अमित शाह, नड्डा, अनंत कुमार, तमाम बड़े नेता दिग्गज वहां मौजूद हैं। वोटिंग के बाद ये बैठक हो रही है। ओम थानवी साहब, लेकिन अब जो है
अब थोड़ा सा इनके हाथ, इनको अब सोचना पड़ेगा। अभी ये जो एक तरह की आपको लगता था कि सर्वाधिकारवादी जो प्रवृत्ति जो थी, अब इनको खुद लगने लगेगा अगर नहीं करेंगे तो भीतर से सुगबुगाहट उनके खिलाफ उठ खड़ी होगी। फिलहाल एक और चीज जो मैं जोड़ना चाहूंगी कि बीजेपी हमेशा यूज करती रही है कि हमारी जो इलेक्शनरिंग होती है वो कारपेट बॉम्बिंग होती है, तो उन्होंने अपने सब कुछ लगा दिया और एक बार से पूरी तरह से लगा दिया। मंत्री लगा दिए, संतरी लगा दिया, पैसा लगा दिया, इज्जत लगा दी, सब कुछ लगा दिया। उसके बावजूद अगर ये रिजल्ट है तो बीजेपी में को अपनी स्ट्रैटेजी पर पूरी तरह से सोचना पड़ेगा। फिलहाल नहीं, मैं बाकी सब बातें कही जा चुकी हैं। मेरी दिलचस्पी जो है राजनीति की भाषा में है कि जिस भाषा से 2014 से अभी तक के चुनाव लड़े गए हैं और जिस तरह से विकास एक मुद्दा बनना शुरू हुआ है, अरविंद केजरीवाल की जो चुनौती है विकास को नए सिरे से परिभाषित करने की है। तो आम आदमी पार्टी का उदय और यदि हमारे नतीजे सही साबित होते हैं तो एक नए विमर्श की शुरुआत करेगी और उस विमर्श में हमें ये देखना होगा कि जो सांप्रदायिकता का सवाल है या कॉम्युनल बनाम सेकुलर की जो राजनीति है उसके विरोध में नए ध्रुवीकरण जो बन रहे हैं वो कैसे होंगे। और यहां पर जो ये बड़ी खबर आ रही है, एग्जिट पोल के नतीजों के बाद खास नजरें टिकी होंगी बीजेपी नेताओं की। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल पर एक बैठक हो रही है। इस वक्त तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। अमित कुमार मेरे सहयोगी इस बैठक को ट्रैक कर रहे हैं। अमित, ये एग्जिट पोल के नतीजों के बाद, आंकड़ों के बाद ये बैठक बुलाई गई है या ये पहले से तय थी? देखिए, पहले से तय नहीं थी। कोर ग्रुप की, जो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक चली है प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर, और इसके बाद अमित शाह वहां से निकलकर बीजेपी कार्यालय पहुंचे जहां पर पीयूष गोयल थे, इसके अलावा निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा ये थे और तमाम नेता थे, अनंत कुमार थे। और अभी अनंत कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हैं, जिसमें जो तमाम जो एग्जिट पोल किए गए हैं उस पर भी चर्चा हुई इन बैठक में। और अब उसी को लेकर जो पार्टी का अपना इंटरनल असेसमेंट है उसको लेकर यहाँ पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है बीजेपी। जो तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं इसके बाद जो पार्टी का अपना इंटरनल जो असेसमेंट है उसको लेकर अभी जस्ट शुरू हो रही है। अनंत कुमार, पीयूष गोयल बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और अगले 2 से 3 मिनट में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम उस पर भी नजर बनाए रखेंगे, आप वहां डटे रहे अमित कुमार। सुधांशु त्रिवेदी, मेरा सीधा सवाल, एग्जिट पोल आपने देख लिए हैं, समझ लिए हैं। मेरा सवाल सर आपसे ये, हम राष्ट्रीय तस्वीर की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति पर असरात की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये आंकड़े आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल जो आया है, क्या आप ये मानेंगे, और ये बात हमने बहुत बार चर्चा की है सुधांशु त्रिवेदी, कि जो आप एक पॉजिटिव एजेंडा, एक विकास के नारे को बुलंद करते हुए 2014 में चले थे, 2015 दिल्ली में, क्या उससे थोड़ा भटक गए? आप नकारात्मक चुनावी प्रचार में घुस गए, ये एक बड़ी रणनीतिक चूक हो गई? देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम परिणाम का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, हम अनुमान का विश्लेषण कर रहे हैं। यद्यपि हमारा मानना है कि जो अनुमान लगाया जा रहा है, आप ही के नेता अभी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बैठक हुई है, उनकी बात सुन लेते हैं, मैं फौरन आपके पास लौटूंगा। इस चुनाव में ऐसे एक मतदान देते हुए लोकतंत्र का मजबूती को यहां की जनता ने और एक बार साबित किया है। मित्रों, चुनाव आयोग ने इस चुनाव को पूरा तरीके से निभाया है, इसलिए चुनाव आयोग को भी हम धन्यवाद देते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? आम आदमी पार्टी से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आज शाम को भी कह चुका हूं। अनंत कुमार आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और सीधा सीधा कि लोगों का धन्यवाद करता हूं, चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं। सुकेश, थोड़ा अजीब लगा, अमित शाह नहीं कर रहे थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? अमित शाह निकल चुके हैं अहमदाबाद के लिए, 10 तारीख को उनके बेटे की शादी है और उसी दिन शादी है जिस दिन रिजल्ट आने वाले हैं। तो रिजल्ट अगर इन नतीजों के साथ आते हैं तो शायद बहुत उनको ठीक नहीं लगेगा, लेकिन वो नॉर्मली इस तरीके के चैलेंजेस लेते हैं कि मैं सुन लेते हैं, हमारा कनेक्शन बन गया है।
सुनते हैं क्या कह रहे हैं अनंत कुमार। दान किया है और हमें लगता है 10 तारीख तक हमको इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी और सरकार बनाएगी। हमारा असेसमेंट भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाली है। पूर्ण बहुमत की ताल ठोकते हुए इतने डिफेंसिव दिखे हैं क्या बीजेपी के नेता? मैं यहां पर सुधांशु त्रिवेदी का नाम भी जोड़ना चाहूंगा। कल हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए थे। जिस तरह मतलब सवाल पूछने पर किरण बेदी आज मुझे डिफेंसिव दिख रही है, अब मुझे अनंत कुमार डिफेंसिव दिख रहे हैं। ये कुछ कहानी कही जा रही है कि बॉडी लैंग्वेज आप इतने सारे सर्वे में जब पीछे दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो वो हो नहीं सकते। तो हमने उनको डिफेंसिव पे कर रखा है अभी तो। लेकिन नॉर्मली अगर उसमें उनमें कॉन्फिडेंस होता, क्योंकि उन्होंने एक सबका असेसमेंट लिया है, तमाम बड़े नेता मैं गिना सकता हूं आपको, धर्मेंद्र प्रधान थे, अनंत कुमार थे, रामलाल थे, अमित शाह थे, तमाम बड़े नेताओं से असेसमेंट, क्योंकि मेरी जानकारी है कि एक एक मंत्री पे एक एक सीट दी गई थी और ऐसी ऐसी जगह उनको लगाया गया था जहां आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भीतरघात की संभावना थी और यह कहा जा रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेना, उनको फ्लाइट पकड़ना हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मली ये चैलेंज नॉर्मली ये चैलेंज अमित शाह लेते हैं कि अपनी बात रखें। लेकिन शायद वो 10 का इंतजार कर रहे होंगे और ये रणनीति बनी होगी कि चूंकि मीटिंग हुई है तो हम किसी को आगे। सुधांशु त्रिवेदी इतने डिफेंसिव क्यों? मेरे 3 सवाल मैंने आपसे पूछे थे, चौथा जोड़ देता हूं। और आप तो मैंने ऑन एयर मुझे कहने में मैं फिर से वो बात कह सकता हूं, आप एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे प्रवक्ता हैं, आप तो कभी फंसते नहीं हैं। आप भी परसों, कल की बात नहीं, परसों आप भी डिफेंसिव दिख रहे थे मुझे। इतने रक्षात्मक क्यों? देखिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी बात अनंत कुमार जी की भी प्रेस में दिखाई पड़ी कि हम परिणाम की भी प्रेस में दिखाई पड़ी कि हम परिणाम का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, हम अनुमान का विश्लेषण कर रहे हैं, परिणाम आने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर भी यदि आपको लगता है कि अनंत कुमार जी ने प्रेस किया और अमित शाह जी ने प्रेस नहीं किया, तो केवल कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए और चुनाव आयोग को साधुवाद देने के लिए कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हर विषय पर प्रेस नहीं करते। और अनंत कुमार जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। पिछले समय जब वो महामंत्री थे, वो तो सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। तो इसलिए यह कहना कि हम कोई उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं या उचित नहीं है। फिर भी अब मैं आपके अगले प्रश्न पे आता हूं, जो ब्रेक पे जाने से पहले था। यदि हम यह मान भी लें कि जो ट्रेंड आप दिखा रहे हैं उसके अनुरूप ही कुछ घटित होता है, तो भी मैं यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव देखना, थोड़ा चीज को जरूरत से ज्यादा एक्सट्रापोलेट करना होगा, उसको अतिरंजित क्यों नहीं उसका कारण ये है, राष्ट्रीय राजनीति से आप लोगों ने जोड़ा प्रधानमंत्री को रामलीला मैदान छोड़ दीजिए, उसके बाद 4 चुनावी रैली करना एक ऐसी जगह पर जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतार देना, आपने जोड़ा ना इसे, राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट से, नेशनल कॉन्टेक्स्ट से आपने जोड़ा, हमने थोड़ा जोड़ा। हर पार्टी ने सपोर्ट किया है तो वो तो हो ही गए। देखिए, हम सभी चुनावों को समान गंभीरता से लेते हैं। वो महाराष्ट्र का चुनाव था या हरियाणा का चुनाव था, झारखंड का चुनाव था, जम्मू कश्मीर का चुनाव था, उसी भाव से हमने दिल्ली के चुनाव को भी लिया। हाँ, दिल्ली में चूंकि हमारे अधिकांश नेता कहीं ना कहीं दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में उनका प्रभाव भी अधिक है और आप मीडिया की गतिविधि का दिल्ली में। सुधांशु जी, मुझे ये बताइए, आज 7 तारीख, कल 6 तारीख, तमाम अखबार के पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, चलो चले मोदी के साथ। प्रधानमंत्री ने अपनी पर्सनल रेपुटेशन स्टेक पे लगाई, आप कह रहे हैं ये नेशनल कॉन्टेक्स्ट से मत जोड़िए। ये बात नहीं हजम होती सर। मैं इस विषय में इसलिए कह रहा हूं कि अमित शाह जी ने अभी 2 दिन पूर्व दिए गए अपने इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि यह चुनाव के परिणाम कुछ भी होंगे, वह मोदी सरकार के ऊपर रेफरेंडम नहीं होगा। वो तो अध्यक्ष जी की बात होगी, नहीं मैं प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री। बताइए मैं गलत कह रहा हूं क्या? आज के तमाम बड़े नेशनल न्यूज़पेपर्स, कल के नेशनल न्यूज़पेपर्स, कल अंग्रेजी में, आज हिंदी में, प्रधानमंत्री का चेहरा। आप कह रहे हैं राष्ट्रीय राजनीति से ना जोड़िए। देखिए, हर चुनाव में अगर आप ध्यान दें तो मुंबई में भी हम लोगों ने महाराष्ट्र चुनाव के आखिरी दिनों में इसी प्रकार के ऐड निकाले थे। उसको लेकर जरूरत से ज्यादा एक्सट्रापोलेट करना मुझे बहुत उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। हाँ, जो मैं बात कहना चाह रहा था कि यदि चुनाव मान लीजिए ऐसा परिणाम आता भी है,
तो जो राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभरने का प्रयास मोदी हारे तो बेदी शुरू हो गया है। नहीं जी, देखिए हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित संगठन है, जहां सफलता एक सामूहिक श्रेय है, जो नेतृत्व करता उसका श्रेय अधिक है, और जो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहा है उसका नैसर्गिक लाभ हम राज्यों में लेते हैं। यही हमारी नीति सभी राज्य विधानसभा चुनावों में 2013 के विनोद शर्मा कुछ पूछना चाह रहे हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी हमारा आधिकारिक कहना यह था कि यह चुनाव स्थानीय मुद्दों, स्थानीय नेतृत्व के आधार पर लड़े जाते। सारे विधानसभा चुनाव में एक बड़ी बात सुन ले, छोटी सी बात है कि 2000 अगर ये जो आकलन है सही है जो आज दिखाया जा रहा है, तो 2013 में हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में आप इलेक्शन लड़े थे और 32 सीट पाए थे, और 10 सीट कम हो रही है। और ये चुनाव आप लड़े हैं पूरी काबीना के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, फाइनेंस मिनिस्टर जिनको की बजट बनाना चाहिए वो भी बेचारे समय निकाल के आ रहे थे, उनके नेतृत्व में। तो ये क्या रिफ्लेक्शन नहीं है? ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि उनकी अपील को रिजेक्ट किया गया है। सुधांशु, क्विक रिस्पांस, मुझे आम आदमी पार्टी पर भी जाना है। आज मैन ऑफ द मैच वो हैं। देखिए विनोद जी ने जो कहा अभी वो अत्यधिक होगा कि हम सीटों की संख्या पर विचार करें। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2013 के विधानसभा चुनाव में योगेंद्र यादव जी ने अपने सर्वे में आम आदमी पार्टी को 48 सीटें कही थी। जब 28 आई तो उन्होंने कहा था 2% वोट का हेरफेर हो गया, इसलिए सीटें 48 से 28 आ गई। इसलिए अभी हम एक ट्रेंड पर तो विश्लेषण कर सकते हैं, पर सीटों पर विश्लेषण करना फिलहाल सिर हिला रहे हैं आपकी इस बात पर, आपकी बात पर सिर हिला रहे हैं। जाने माने सेफोलॉजिस्ट वो कह रहे हैं, जो सुधांशु कह रहे हैं ये संभव है, ये हो सकता है। राघव, आप तो मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराने का वक्त भी है। ये बदलाव कैसे आया जहां अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए थे? आम आदमी पार्टी वाले जाएं तो जाएं कहां, ये बात पूछी जाने लगी थी। आज के ये नतीजे, ये टर्न अराउंड कैसे हुआ? देखिए संदीप जी, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल से लेकर जो व्यक्ति 2:30 बजे दोपहर में गर्मी के मौसम में दरवाजे खटखटाकर आम आदमी पार्टी का पर्चा देता है, उस व्यक्ति तक सबने कमर तोड़ मेहनत करी है, और ये हमारी मेहनत तो बीजेपी वालों ने भी की। उनके अनुमान आज आपके सामने आ रहे हैं। हाँ। मेरे मित्र नहीं, देखिए मैं इसको गंभीरता से समझिए। देखिए देश में हमेशा आप देखते आए हैं कि कभी कांग्रेस सरकार बनाती है, कभी बीजेपी बनाती है, फिर बीजेपी बनाती है, कांग्रेस बनाती है। इनके बीच में आसपास एक दूसरे में म्यूजिकल चेयर चलता रहता है। ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, ऑल्टरनेटिव नहीं है। आम आदमी पार्टी एक वैकल्पिक राजनीति स्थापित कर रही है, एक ऑल्टरनेटिव बनकर आ रही है। इतिहास में राघव, आपने कांग्रेस का जो जिक्र कर दिया, अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक मिनट राघव, अगर मैं बड़ा सिंपलिस्टिक बात पूरी कर लूं, एक मिनट सुनिए तो, अगर मैं सिंपलिस्टिक सा एनालिसिस करूं, आम आदमी पार्टी को फायदा इस बात का हुआ कि कांग्रेस से लोगों की नाराजगी, अपेक्षाएं बिल्कुल खत्म हो गई कि ये पार्टी कुछ नहीं करने वाली। आन ब्लॉक कांग्रेस वोट बैंक आपके पास आ गया। नहीं, देखिए मैं इस बात में कोई शक नहीं है कि ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट था, केवल दो पार्टियों के बीच में लड़ाई थी, कांग्रेस चुनाव में कहीं नहीं थी। परंतु ये कहना कि सारा कांग्रेस का वोट हमारे पास आ गया इसलिए हम जीत गए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जीती थी, 60 विधानसभाएं। आज अगर वो 60 से घटकर 22-23 पे सिमट रहे हैं तो ये आम आदमी पार्टी की जीत है, और ये दिखलाता है कि हर वर्ग के हर व्यक्ति ने, हर उम्र के व्यक्ति ने, हर जाति के व्यक्ति ने, हर धर्म के व्यक्ति ने आम आदमी पार्टी को ये बात हमारा सर्वे भी कह रहा है, ये बात हमारा एग्जिट पोल भी कह रहा है। पहली बात अजय, अब मेरी दूसरी बात सुन लीजिए। चाहूंगा मैं आपको और वक्त दूंगा, मैं और वक्त दूंगा, मुझे एक ब्रेक में जाना है। उससे पहले अजय कुमार भी, क्योंकि मेरे साथ आज तो मौका दे दीजिए। मैं राघव, आज तो आप जीते हैं, हम तो आपका आंकड़ा बता रहे हैं ना, मैं आऊंगा आपके पास। अजय, एक कमेंट सर, मुझे ब्रेक में जाना है। अगर मैं ये कहूं कि कांग्रेस से निराश इतना हो गया, आपका ट्रेडिशनल वोट बैंक वो आपके खाते में चला गया, आपके घर में कुछ नहीं रह गया, शायद खाता भी ना खुले, ये जायज लगेगा आपको विश्लेषण, या ज्यादती लग रही है? देखिए संदीप जी, हम लोग को अगर आपके एग्जिट पोल के मुताबिक जो रिजल्ट, जो ट्रेंड आ रहे हैं, हर एक को कुछ लोग 3 से 5 के बीच में बोल रहे हैं, वोट प्रतिशत 15% या 12 या 15% के बीच में सब लोग कह रहे हैं। तो उसके आधार पर हम लोग को तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है, और
हमको जो लगता है कि जो लोग कांग्रेस को जो ट्रेडिशनल सपोर्टर्स थे उन्होंने सोचा कि ना बीजेपी को दे दे या आम आदमी पार्टी को दे दे, क्योंकि हमको किसी जो सरकार बना सकती उस पार्टी को सपोर्ट में हम निकले, उसका नुकसान हम लोग को भुगतना पड़ा है। वो जरूर ये बात सही है, ये बात सही है। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना होगा। अजय, मैं आपके पास लौटूंगा, राघव भी इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद चर्चा जारी। हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं या नहीं, इसका हमें 10 तक इंतजार करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल। तस्वीर बिल्कुल साफ है। हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी दूसरे नंबर पर रहने वाली आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में। लेकिन फिर से आपको बता दें, ये हमारा एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं है। उसके लिए हमें 10 तारीख का इंतजार करना होगा। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के, अजय कुमार कांग्रेस के, साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन और हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद जुड़ी हुई हैं। हम राष्ट्रीय तस्वीर क्या निकल कर आ रही है, असरात क्या होंगे, उनकी भी बात कर रहे हैं। लोकल फैक्टर्स, ये आंकड़े हमें क्यों सामने पेश आ रहे हैं, इन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। सुकेश, आप सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि हम अंतिम दौर में आ गए हैं अपनी इस चर्चा। मैं राघव से पूछना चाहता हूं कि अगर इन आंकड़ों को हम सही माने, और हमारे पास रीजन है सही मानने के लिए, तो क्या आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का जेडीयू के साथ, सीपीएम के साथ कोई गठबंधन हो सकता है? गठबंधन मतलब लाइक माइंडेड पार्टी, इन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं है। अब चूंकि नेशनल फिगर एक बनेंगे अरविंद केजरीवाल, तो क्या आगे की राजनीति में एक विकल्प की तरह उभरे सबके साथ मिलके, ये एजेंडे पे है? मैं जवाब दे देता हूं इसका। देखिए सुकेश जी, आम आदमी पार्टी वैकल्पों की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में विश्वास नहीं रखती। बहुत विकल्प आते हैं चले जाते हैं, हम वैकल्पित राजनीति में विश्वास रखते हैं। तो वो वैकल्पित राजनीति, मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि केवल एक ही पार्टी है जो इस समय वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करना चाहती है, जो भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और अपराधीकरण की राजनीति को समाप्त करने के लिए सक्षम है, वो है आम आदमी पार्टी। जिसको आने वाले दिनों में जुड़े हमारी राह तो अलग चलती जाएगी। ये रही पहली चीज। एकला चलो का राग अलापेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं, कोई वैचारिक समन्वयता, समानता नहीं। राघव, देखिए जैसे मैंने आपको कहा, हम वैकल्पों की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, हम वैकल्पित राजनीति में विश्वास रखते हैं, उसी की स्थापना करेंगे। ये रही एक चीज। और दूसरी चीज, मुझे जरा 10 सेकंड और दे दीजिए। सुधांशु जी की बात से मैं कुछ उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, मेरा ऐसा नहीं, व्यक्तिगत तौर पर मेरा ऐसा नहीं मानना कि किसी एक राज्य, 29 राज्य हैं इस देश में, किसी एक राज्य की हार या जीत को मोदी या केंद्र मंत्रिमंडल या भारत सरकार पर रेफरेंडम मान लेना चाहिए। परंतु इस चुनाव को अगर किसी ने रेफरेंडम बनाया है, वो खुद भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तमाम प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पे लगा दी। इस चुनाव को भारत सरकार बनाम अरविंद केजरीवाल बना दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को इसका उत्तर देना चाहिए कि ये रेफरेंडम क्यों नहीं हो। ये रही पहली चीज। और दूसरी चीज, आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए इतनी चिंतित है, इसलिए नहीं कि वो हार रहे हैं, उन्होंने कई राज्य जीते, कई राज्य हारे, हार जीत चलती रहती है। इनको डर इस बात का है कि इनकी हार एक सामान्य प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस से नहीं, बल्कि एक राजनीतिक विकल्प आम आदमी पार्टी से हो रही है। और यदि यह प्रयोग कहीं सक्सेसफुल हो गया तो इनको भारी चोट पहुंचेगी और इनकी राजनीति का धीरे धीरे करके सफाया हो जाएगा। ये दर्द इन्हें सता रहा है। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सुधांशु, लेकिन अनुराधा एक सवाल भी जोड़ना चाहेंगी। आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, अनुराधा सवाल पूछ रही हैं। जी सुधांशु जी, आपसे ये सवाल कि आपने तो बहुत सारे कैंपेन्स में आप भारतीय जनता पार्टी के इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके का कैंपेन देखा गया और खास करके पिछले 8 दिनों में जिस तरीके के नेगेटिव कैंपेन जिसे कह सकते हैं जो बीजेपी ने किया, आपके कोई मंत्री अरविंद केजरीवाल को चोर बोल रहे हैं या आम आदमी पार्टी को चोर बता रहे हैं, इस तरीके की जो भाषा का प्रयोग किया गया वो क्या सही था? देखिए, जो अनुराधा जी ने पूछा, जो राघव जी ने बोला, मैं दोनों बातों पर उत्तर देना चाहूंगा। अनुराधा जी ने जो कहा कि भाषा की मर्यादा का कहीं ना कहीं अतिक्रमण हुआ, यह बात मैं स्वीकार करता हूं, परंतु इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? याद करिए, 2013 का चुनाव, ऑटो के पीछे लगे हुए अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित की सरकार ईमानदार या बेईमान,
यहां तक कि 2013 के चुनाव के बाद जो कांग्रेस और भाजपा को 18 पॉइंट्स का लेटर पर आप मानते हैं आम आदमी पार्टी भाषा का उसमें भी लिखा था यद्यपि हम आपको भ्रष्ट और बेईमान मानते हैं। तो इसलिए वो एक अलग विषय है, उसकी शुरुआत कहां से हुई वो एक अपने आप में राजनीति में चिंता का विषय है। अब आप आइए, जो राघव ने कहा कि हम एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं और मोदी बनाम अवसरवादी बताना या बेईमान बताना एक बात होती है और चोर कहना दूसरी बात होती है। अराजक कहना, हवाला की बात आपने जी बिल्कुल, अन्ना आंदोलन के दौरान कहा गया था सारी संसद चोर है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को चंद लोगों कार्यक्रम कहा कि आप उस विषय पे हम ना जाएं, वो तो चुनाव समाप्त हो चुका है। एक बात जो राघव जी ने कही मैं उस पर जरूर बोलना चाहूंगा। प्रोजेक्शन ये किया जा रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल बनाम भारत सरकार। चुनाव ये नहीं था, चुनाव ये था कि जो ट्रेंड पिछले 2 साल से भारत की राजनीति में चला है, भाजपा बनाम रेस्ट, वही इसमें दिखाई पड़ा कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ नीतीश कुमार, मायावती से लेके इमाम बुखारी तक आके सब खड़े हो जाते हैं। तो वो बीजेपी वर्सेस रेस्ट की राजनीति चलती है। तीसरा पॉइंट जो राघव ने कहा कि हम एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, वैकल्पिक राजनीति, तो उसके रंग यहां चंद दिनों में दिखने लगे। शराब की बोतलों से लेके ब्लैक मनी को व्हाइट करने तक और किसी विज्ञापन की प्रतिक्रिया में खुलेआम अपनी जाति का नाम लेने से लेके सांप्रदायिक फतवे तक। सुधांशु, आप अनुराधा के सवाल का जवाब ही दे रहे हैं। ये नेगेटिविटी में आप अपने विकास के एजेंडे पर कायम रहते। सुधांशु, आप अपने विकास के एजेंडे पर कायम रहते, क्या ये चूक हुई? यही तो बात पूछ रही है अनुराधा कि आप नेगेटिविटी ये कहां मीन मेच निकालने में। आपने 2014 में की राजनीति बीजेपी कब से करने लगी? आप तो देश को बदलने चले थे। विज्ञापन देख लीजिए, कल का विज्ञापन अंतिम देखिए, उसमें विकास के कार्य ही गिनाए गए हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जब शुरू होगी तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। मगर मैंने यह प्रश्न उठाया, जो वैकल्पिक राजनीति के स्वयंभू मसीहा बनते हैं वो देखें कि कितने कम समय में बात कहां तक क्विक रिस्पॉन्स। मुझे अजय के पास जाना है, मुझे अजय के पास जाना है। राघव, आप रिस्पॉन्ड कीजिए, 20 सेकंड। इसका जवाब देना पड़ेगा। संदीप जी, मुझे मौका दीजिए, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए सुधांशु जी ने जो बातें कही मैं उस पर जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दे दूं। ये चुनाव जब शुरू हुआ था तो ये शुरू हुआ था भारतीय जनता पार्टी बनाम नोबडी। कोई था ही नहीं रॉइस में, ये 60 विधानसभाएं जीत चुके थे लोकसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी बनाम नोबडी। ये चुनाव धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी बना। फिर इन्होंने लगा कि शायद हार जाएंगे और अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे, तो फिर और धीरे धीरे ये चुनाव अरविंद केजरीवाल बनाम बेदी बना। परंतु अंततः आते आते ये चुनाव, ये सब मानेंगे, ये चुनाव अरविंद केजरीवाल बनाम भारत सरकार बना। उनमें 1.5 लाख प्रचारक, ओबामा, सबको चुनाव में लगाया गया और कैंपेन कराया गया। ये रही एक बात। दूसरी बात, इन्होंने बात करी अभद्र भाषा के प्रयोग की। इस चुनाव में जितनी गालियां, जितनी अभद्र भाषा, जितने अपशब्द हमें कहे गए हैं, शायद ही भारतीय इतिहास में कभी राजनीति में इतनी गालियां हमें या किसी भी राजनीतिक दल को सहनी पड़ी हो। और यही नेगेटिविटी, यही नकारात्मक तरीके की राजनीति के चलते इनका मिडिल क्लास वोट इनसे भागा है। एस्पिरेशनल मिडिल क्लास वोट ने इनको वोट नहीं दिया, क्योंकि वो इस नकारात्मक राजनीति का बहिष्कार करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार हुआ है। अजय, क्या ये अब फाइनल वेकअप कॉल है कांग्रेस के लिए? हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि आपका खाता भी ना खुल पाए, ऐसा हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस अगर मैं एरर मार्जिन को लूं तो 2 सीटें। दरअसल बड़ी खबर यह है 0, 0 आपके नाम के आगे लगा हुआ है। 44 सीटें आई आपकी 2014 लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस नहीं जागी। ये सवाल सर मैं इसलिए कर रहा हूं, शायद आप अप्रिशिएट करेंगे कि 8 महीने पहले आम आदमी पार्टी की भी गत आप जैसी थी। ये भी सड़कों पर बिखरते घूम रहे थे कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम हम रह भी पाएंगे या नहीं, हमारा राजनीतिक भविष्य क्या है, लोगों को समझाते घूम रहे थे। लोग इन्हें गरिया रहे थे, आप तो भगोड़े हैं। ये सड़कों पर गए, गली मोहल्लों में गए, खड़ौंजों में गए। कांग्रेस वहीं की वहीं रही। सर, पूरी इज्जत के साथ ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये कांग्रेस के लिए अब फाइनल वेकअप कॉल है? देखिए संदीप जी, एक अंग्रेजी में कहावत है कि नो विक्ट्री इज फाइनल और नो फेलियर इज फेटल। तो ये मैं आपकी बात एकदम इस बात से जरूर सहमत है कि पार्टी के अंदर इस पर तो जरूर चर्चा हो रही है और गंभीरता से चर्चा हो रही है। और अगर आपकी एग्जिट पोल के रिजल्ट माने, हमको तो लगता है कि बाकी एग्जिट पोल के मुताबिक वोट परसेंटेज में जरूर काफी कमी आई है और हम लोग को इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है।
लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस देश की जनता जो है वो अच्छे कैंडिडेट, अच्छे लोग को मौका देने के लिए आगे आ रही है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की क्षमता इतनी है। जैसे अभी राजस्थान में आप देख लीजिएगा जिस तरह से जिला परिषद का जो चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे अगर जमीन पर हम लोग फिर से अपना जो काम करेंगे, जो अभी रणनीति बन रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1-2 साल में और वो लगातार और लोकसभा के तुरंत बाद जो चुनाव का रिजल्ट आ रहे हैं, जरूर हम अजय अनुराधा पूछना चाह रही है। अनुराधा, मैं एक चीज आप जो पूछने जा रही हैं उससे पहले जोड़ दूं, आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उनके प्रवक्ता हमें कह रहे हैं कि देखिए राजस्थान के जिला परिषद चुनाव में हमने क्या किया। एग्जैक्टली मैं यही कह रही थी कि मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस बेहोशी की हालत में है, जिस स्लंबर में है, उससे वो कब जागेगी? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस, अगर आप गांव-गांव देखें तो वहां का कांग्रेस का एक व्यक्ति तो कांग्रेस का वहां पर सपोर्टर रहता था, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को इस तरीके से बिखेर दिया है और समेटने की कोशिश नहीं कर रही है। आज अगर आप कांग्रेस के लीडर्स का बॉडी लैंग्वेज देख लेते तो आप समझ जाते कि कांग्रेस किस स्थिति में है। एक कहते हैं कि आप हार जीत होती रहती है। बार बार लोग बात करते हैं 77 की मिसेस गांधी हारी थी और उसके बाद वो कैसे जीत के आई, लेकिन उस वक्त की मिसेस गांधी का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए और आज की कांग्रेस की लीडरशिप का बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, आपको बिल्कुल तस्वीर सामने तो हाथी लेकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच गई थी। यहाँ तो हाथी क्या, गाड़ी में बैठ के कांग्रेस के नेता नहीं दिखते सड़कों पर। अजय देखिए अनुराधा जी, मैं आप तो संदीप जी जिला परिषद का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि जिला परिषद का चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी बेसिस पर होता है राजस्थान में, और राजस्थान में सचिन पायलट जी जैसे एक यंग लीडर जमीन पर काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से तो अनुराधा जी कि एक चुनाव में इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं, और एक हार से जरूर इंट्रोस्पेक्शन हम मानते हैं कि देखिए गंभीरता से इस रिजल्ट को लेने की आवश्यकता है, इस पर इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन मैं जरूर ये भी आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि कांग्रेस में जो है ये क्षमता है बाउंस बैक करने का, और हो सकता है कि आपको नहीं लगे तुरंत, और ये बात, और हम इस बात से नहीं दौड़ रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं कि हम लोग को इंट्रोस्पेक्ट करना है, संगठन लोगों के बीच में वापस जाना है। लेकिन जिस तरह से अगर आम आदमी पार्टी का रिजल्ट भी आप देख लीजिएगा, उसी तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश के 1% लोग के ऊपर ध्यान पूरी रखते हैं और बाकी 99% नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम जनता के बीच में जाकर उनके विश्वास जीत ले तो हम लोग वापस आ जाएंगे और हमको जमीन पर काम करने इसमें दो राय नहीं है। मेरे पास अब 30 सेकंड का वक्त बचा है। सुधांशु, आपका रिस्पॉन्स फॉर मैन ऑफ द मोमेंट आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु, कंक्लूडिंग कॉमेंट। सिर्फ ये कहूंगा कि कांग्रेस की कार्य क्षमता पे कहूंगा, कांग्रेस राजनीति की बहुत ही चतुर खिलाड़ी है, पर कभी कभी सिर्फ चतुराई की वजह से ही समस्या हो जाती है। याद करिए जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था और कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो इन्होंने सोचा कि भ्रष्टाचार के आरोप को पूरे पॉलिटिकल क्लास पे ट्रांसफर कर दें, और आम आदमी पार्टी के तमाम सदस्य नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य थे और कांग्रेस सरकार में बड़े पदों पर थे। तो कांग्रेस ने यह खड़ा किया, जैसे महाराष्ट्र में राज ठाकरे को टेक्निकल सपोर्ट दी थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को राम जन्मभूमि के टाइम में दिया था, और आखिर में उस चतुराई का आज ये परिणाम है कि सारा वोट बैंक कांग्रेस का आम आदमी की तरफ सरक गया है। भारतीय जनता पार्टी का क्या ये आंकड़े बीजेपी को भी कोई सबक दे रहे हैं? क्या ये आंकड़े सुधांशु आपके लिए भी सबक है अगर ये नतीजों में तब्दील हुए? मैं 15 सेकंड में एक हेडलाइन आप मुझे दीजिए कंक्लूजन में। परिणाम आने दीजिए, उसके बाद पार्टी उस पर सम्यक विचार करके आपको उत्तर देगी। राघव, देखिए जहां तक वोट शेयर का सवाल है, हम भारतीय जनता पार्टी का वोट भी ले लें, कांग्रेस का वोट भी ले लें, वो मुझे मंजूर है, परंतु भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की राजनीति कभी ना लें, ये मेरा संकल्प है और इसी के साथ मैं चलना चाहूंगा। और दिल्ली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इतनी भारी संख्या में वो बाहर आए, उन्होंने वोट दिया। एक नई प्रकार की राजनीति, एक राजनीति में जो प्रयोग हो रहा है, ये राघव यहाँ पर सुकेश थोड़ा सा चकल्लस कर रहे हैं कि कुछ बातें 10 के लिए छोड़ दीजिए। जी वो कल वो 10 के लिए छोड़ दीजिए, पूरा वक्त देंगे आपका। राघव, सुधांशु त्रिवेदी आपका, अजय कुमार आपका, सुकेश रंजन, अनुराधा प्रसाद बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल जो बता रहा है कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं है। नतीजों का इंतजार करेंगे, 10 तारीख को पल पल की आपको खबर देंगे। नमस्कार।